ओके, गुड इवनिंग बेटा। आवाज सुनाई दे रहा होगा सबको मेरा? आ रही है सर। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, उसके कुछ रूल्स और ढेर सारे एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने, है ना, कि किस तरह से H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जैसे इस कंपाउंड में Sp का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कैसे निकालोगे, है ना। इस रूल को हम लोगों ने देखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। हम लोगों ने मेनली 4 डिफरेंसेस को देखा था कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में कुछ चीज छूट गया था, इससे रिडॉक्स रिएक्शन इसको देख लेते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा बेटा? हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। ऐसा इसमें दोनों हाँ, तो या ऑक्सीडेशन तो और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो। है, कम चीज होती है। वेरी गुड। तो यही होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको तुम रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। ऊपर का जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसमें या तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा था या तो केवल रिडक्शन हो रहा था, है ना। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था, है ना। तो यहाँ पर Mg+O2 MgO, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला एग्जांपल देखो। Fe2++ गिव्स 3++ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉनेशन हो रहा है ना। डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो ये केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस तरह से यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर दोनों रिएक्शन को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, है ना। तो इस डेफिनेशन को तुम लोग नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे। हम लोग आगे चलेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पर। ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। यस सर। नो सर, नो तो देखो सर, 1 बेटा मिनट सर, सर 1 मिनट सर सर, डन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का सिनोनिम्स है। ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात किया जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो चाहे ऑक्सीडेंट्स लिखा हो, मतलब सेम। रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हो या फिर रिडक्टेंट लिखा हो, इसका मतलब सेम होता है। ठीक है। तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड is thereby reduced at low valency state is called oxidizing agent, while the substance that loses electron and is thereby oxidizes to a higher valency state is called reducing agent. ठीक है। तो ये इतना क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्लियर डेफिनेशन का, तो क्लियर डेफिनेशन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस in the oxidation in which the oxidation number of whose atom or atoms decreases, while the reducing agent is the substance the oxidation number of whose atom increases. ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर समझ में नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हो, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर, 4-5 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। फिर से देख लो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा सब्सटेंस होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस हुज ऑक्सीडाइजिंग द अदर सब्सटेंस एंड गेटिंग रिड्यूस इटसेल्फ और नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर तुम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको तुम रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट दिया गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है जिंक के ऊपर और कॉपर के ऊपर। तो ये नंबर क्या है बेटा? जिंक के ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक का वो 0 है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ठीक है। अब यहाँ पर जिंक के तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जिंक सल्फेट में, तो ये +2 आ जाएगा। कैसे आएगा जिंक सल्फेट के ऊपर +2? जिंक सल्फेट को वाटर में डालोगे तो क्या बनाएगा? Zn2+ बनाएगा ना। मतलब जो कटान या आनायन के ऊपर चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज क्या आएगा जिंक के ऊपर? +2 चार्ज आता है। तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में आ रहा है। ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो अब तुम्हें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जिंक, देखो 0 से +2 में गया, जिंक 0 से +2 में गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखो ये इस तरह डिफरेंस जाओगे तुम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम और एटम्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। अब यहाँ देखो जिंक 0 से +2 में गया तो इंक्रीज हुआ। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सर जिंक होगा ना ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर उस पूरे कंपाउंड को तुम रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हो। यहाँ पर जिंक का ही है कंपाउंड, जिंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर का। ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर, देखो कॉपर को देखो +2 कहाँ जा रहा है? 0 में, है ना। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस, है ना। तो इसका मतलब ये क्या? कॉपर सल्फेट क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है? 0 से +2 0 में गया, खुद रिड्यूस हुआ और जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये जो सेकंड एग्जांपल है ये वाला, इसको तुम लोग करके बताओगे। नहीं, इसको मैं कर दूँ, नीचे वाला मैं तुम लोग दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सब कुछ लिखा हुआ है। तो देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 0 से +1 में गया। 0 से +1 इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज सर। इंक्रीज। रिडक्शन हो जाएगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस। नहीं बेटा, देखो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट ना, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखो पर डेफिनेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका डिक्रीज हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो 0 से +1 में गया तो इंक्रीज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर तुम बात करोगे हाइड्रोजन, यहाँ पर X लिखा हुआ, X क्या हो सकता है? X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है X। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दिया गया है 0। 0 से -1 में गया, है ना। 0 से -1 तो क्या हुआ बेटा? रिड्यूस हुआ ना, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर X2 होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो X2 है, पूरे पूरे मॉलिक्यूल को बोलोगे, है ना। X2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर Zn2 एक ही मॉलिक्यूल है, अलग अलग नहीं है। पहले क्या था? जिंक 0 में, आयोडीन में 0 में। रिएक्शन होने बाद जिंक +2 में गया, आयोडीन -1 में गया। तो अब तुम बताओगे जिंक और आयोडीन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट?
बताओ सर जिंक का iodine. रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ, जिंक जिंक का क्या होगा? सर रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing. जिंक का रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट मैं लिख दे रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। और आयोडीन अब क्या होगा? सर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग अगर एक रिड्यूसिंग होगा दूसरा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही, तो मैं इसको ओ ए लिख दे रहा हूँ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 में आ जाओ। 4 में देखो बेटा, जिंक क्या कर रहा है, जिंक बताओगे, है ना? और फिर उसके बाद तुम बताओगे AgCN। जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग या रिड्यूसिंग एजेंट? सर रिड्यूसिंग क्या एजेंट बेटा? है जिंक रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। Oxidation. AgCN। Oxidation. ऑक्सीडाइज। हाँ, तो 0 से +1 से 0 में गया तो रिड्यूस हुआ, रिड्यूस Yes, sir. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस सर। और ये लास्ट एग्जांपल है, सर वो CN क्या ठीक है। था? CN साइनाइड है। CN मतलब कार्बन नाइट्रोजन। सर उसमें तो सर 2 लगे हैं वो। अच्छा सर कोई नहीं। उससे नहीं मतलब, यहाँ पे जो लिखा है उसको देखो, यहाँ पर कॉपर पार्ट में CN तो यहाँ पर ऐसा ही है, एस सच पड़ा हुआ है CN। CN यहाँ पर भी, CN यहाँ पर, हाँ, तो CN की बात नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे इस एग्जांपल में तो यहाँ पर कॉपर है और AgNO3 है, तो कॉपर क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और AgNO3 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। डाउट नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर ये 5 तो ये 6 कर लो। यस एक सर। क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है AgNO3 प्लस NaCl gives AgCl प्लस NaNO3। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बताना है, ठीक है। पहले तुम्हें चेक करना होगा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या देखना होगा कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या नहीं। जो मॉलिक्यूल दिया गया यहाँ पर, इसमें किसी एक का भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक एक एलिमेंट को देख लेते हैं। सिल्वर को देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे AgNO3 है तो यहाँ पर +1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिल्वर क्या है बेटा? AgCl। यहाँ पर भी सिल्वर क्या है? +1 में है, +1 से +1 में गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। यस सर। सिल्वर में क्या हो रहा है बेटा? कोई चेंज नहीं हुआ। यस। अब नाइट्रोजन को देख लो, तो नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रेट के फॉर्म में NO3-। अब नाइट्रेट में नाइट्रोजन का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था, ये आया था +5, तो ये +5 है नाइट्रोजन का। और ये पूरा पूरा नाइट्रेट यहाँ पर है, नाइट्रेट में कुछ कोई चेंज नहीं हुआ, NO3- यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी NO3- है। जो ऑक्सीडेशन नंबर इस नाइट्रेट में होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर इस नाइट्रेट में होगा, है ना। तो नाइट्रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर कोई चेंज नहीं हो तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो नाइट्रेट में पूरे नाइट्रेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं सोडियम में, तो सोडियम ग्रुप 1 मेटल है। तो अगर ग्रुप 1 मेटल अगर कोई है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो तो यहाँ पे +1 रहेगा, यहाँ पर भी +1, कोई चेंज नहीं है Na+ में। और अगर Na+ में कोई चेंज नहीं है तो Cl- में भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी -1 है, ये प्लस है, ये -1 होगा यहाँ पर भी, है ना। तो इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, है ना। कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिला जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। इसका मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? नो सर। नो सर। ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। यस सर। तो याद रखो, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने सब कुछ हटा दिया है यहाँ पर।
तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो क्या तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे? नो सर। है ना। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो वहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मिलेगा और कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं मिलेगा। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे मोल कॉन्सेप्ट में चल जाऊंगा। ठीक है, यस सर। किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। क्या बेटा? तो चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी में चल रहा है, उसी में ऑक्सीडेशन नंबर है, उसी में मोल कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, उसी में तुम्हें और सब चीजें मिलेगा। तो चैप्टर देखिए चलो बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है ना तुम लोगों का एनसीईआरटी का? यस सर। हाँ, वही चैप्टर चल रहा है और कोई दूसरा चैप्टर नहीं है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग को देखेंगे क्या देखना है, हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख ली है। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका सिलेबस क्या है जेईई मेंस का। ठीक है, अगर तुम सिलेबस की बात करोगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होगा, इसको पढ़ोगे तुम। मोल कॉन्सेप्ट भी इसी में है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, और उसका जो कैलकुलेशन होता है वो सब हम लोग देखेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी देखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन कोई दिया रहेगा तुम कैसे उसको बैलेंस करोगे, एंड इट विल बी डिस्कस इन चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर है, जैसे तुम बात करोगे अगर तुम बात करो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, मोल कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो ये जो 4 कैलकुलेशन है ये भी तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन, इन्वॉल्विंग कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी तुम्हें पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना होगा। उसके बाद तुम बात करोगे कंसंट्रेशन टर्म्स, तो यहाँ पर 4 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। पहला है मोल फ्रैक्शन, दूसरा है मोलरिटी, है ना, तीसरा है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स तुम्हारे एडवांस के सिलेबस में है, तो ये चारों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये एडवांस का सिलेबस या मेंस? ये एडवांस का सिलेबस है। और मेंस का सिलेबस क्या होगा तुम बताओ? मेंस का सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी है, इसलिए मेंस सिलेबस दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें देखो मिसिंग है, नहीं दिख रहा होगा जो तुम्हारे बुक में है लेकिन यहाँ पर नहीं है ना। जैसे केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो एडवांस में नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट्स नहीं है, मेजरमेंट्स एंड यूनिट, परसेंट एरर, ये सब नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब वो एडवांस में नहीं है। जो यहाँ पर नहीं लिखा गया वो एडवांस में नहीं है, लेकिन वो मेंस में होगा। ठीक है, यस सर। एनसीईआरटी पूरा तुम्हारे मेंस में है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बहुत सारी चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना। देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ना है, यहाँ पर अगर बात करोगे इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को, है ना, तो ये टोटल 7 इतनी चीज़ों को पढ़ना होगा यहाँ पर। अगर बात ये नंबरिंग अगर कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फार्मूला, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, स्टोइचियोमेट्री पढ़ना लोगों को, केमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, टाइट्रेशन लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देखेंगे, केवल इसका मेन चीज़ें देख लेंगे क्या कैसे टाइट्रेशन होता है। बाकी हम लोग चैप्टर 8 में देखेंगे टाइट्रेशन के बारे में, मैटर क्या होता है। ये जो मैटर है यहाँ पर, मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कमीशन, ये मेंस का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये मेंस एडवांस दोनों का है। लॉ ऑफ केमिकल कमीशन किस में आएगा? मेंस में आएगा, एडवांस में आएगा? मेंस में। ठीक है, इस तरह मैटर, जहाँ लिखा हुआ मैटर, तो मैटर कहाँ पर है बेटा? मैटर तुम्हें मिलेगा मेंस में, एडवांस में नहीं मिलेगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहाँ है बेटा? एडवांस में लिखा हुआ था। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स और मेजरमेंट बेटा ये एडवांस में नहीं है, मेंस में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों टॉपिक कवर करेंगे, एडवांस का भी कवर करेंगे, मेंस का भी कवर करेंगे। अगर मेंस का कवर हो रहा है इसका मतलब जो तुम्हारा स्कूल है, स्कूल का एनसीईआरटी वो भी कवर हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों चीज हो रहा है बेटा, तुम्हारा स्कूल भी हो रहा है,
तुम्हारा मेंस का भी टॉपिक कवर हो रहा है, साथ में एडवांस भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी अलग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेंस एडवांस स्कूल सब चल रहा है यहाँ पर। बात है फर्स्ट पर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे बेटा एटम क्या होता है, तुम्हें मालूम होगा एटम्स के बारे में, है ना। तो एटम इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन which shows the characteristic property of element and exist freely in chemical reaction, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एटम क्या होता है बेटा, एटम किससे बना होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या होगा, अगर न्यूक्लियस की बात करोगे एटम के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, ओवरऑल कॉम्बिनेशन न्यूट्रल होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना। दोनों का चार्ज अपोजिट है तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ओके। और जो एटम है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, ये आगे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें तुम्हारा एटम के बारे में है, ये क्लास 9th में तुमने पढ़ा था। तो आगे देखते हैं हम लोग एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। एटम तुमने पढ़ लिया, एटम के बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। जो एटम का मास होगा उसको तुम क्या बोलोगे, एटॉमिक मास बोलोगे, एक एटम का मास, है ना। और तुम्हें मालूम है जो एटम है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है कि नहीं। एटम का साइज छोटा है तो उसका जो मास तुम मेजर करोगे, वो जो मास होगा वो भी बहुत छोटा आएगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए तुम्हें एक स्मॉलर यूनिट का जरूरत होगा, बहुत ही छोटा यूनिट चाहिए। अगर तुम ग्राम में मेजर करोगे तो ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। अगर एटम के रिस्पेक्ट में देखोगे, एटम तुम्हें दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको तुम मेजर कैसे करोगे, है ना। उसका मास भी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल मास होगा, तो उसको तुम मेजर कैसे करोगे, उसको ग्राम में तुम मेजर नहीं कर पाओगे। ग्राम में तुम मेजर करो डायरेक्टली तो ग्राम तो बहुत बड़ा यूनिट है ना। किलोग्राम तो और भी बड़ा यूनिट होगा, इसलिए वहाँ पे एक छोटा सा यूनिट हम लोग मेजर कर देखते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो एटम हम लोग एक स्टैंडर्ड से एक रेफरेंस के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ देखो, एज एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, their absolute masses are difficult to measure. However, it is possible to determine the relative masses of different atoms if a small unit of mass is taken as standard. The atomic mass of an element can be defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to the mass of 1/12 part of कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, तो ऊपर कुछ है ही नहीं बेटा, यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है ये। ओके सर, यस सर। चलो मेरा थोड़ा स्क्रीन हैंग हो गई थी, यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर विच, बेटा ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है ना, यहाँ से ऊपर जो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो, ठीक है। The atomic mass of an element can be defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to the mass of 1/12 part of the carbon 12, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो मार्केट में, है ना, तो मार्केट में तुम कुछ खरीदते हो तो जो मेजरमेंट होता है एक बाट के, है ना, यहाँ पे जो वेट रखता है, और यहाँ पे जो केला या फिर जो भी कुछ खरीदना होता है, तुम्हें मान लो एप्पल खरीदना हो, ठीक है, 1 kg एप्पल, तो यहाँ रखते हो और इससे तुम मेजर करते हो। तो ये यहाँ पर जो रखा हुआ है वेट, है ना, ये जो स्टैंडर्ड वेट है, इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलते हो रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। तो इसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तुम इसको मेजर करते हो। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो मार्केट, सब्जी खरीदना हो, अनार, सेब खरीदना, फल खरीदना, मिठाई खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो इस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में तुम इसको मेजर करते, तौलते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया कि हाँ ये 1 kg है या ये ½ kg है, ये रेफरेंस दिया गया, तो ये ½ kg के रिस्पेक्ट में ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं। तो अगर ये इक्विवेलेंट हो गया तो ये भी क्या होगा, 1 kg, है ना।
तो अब अगर एटम को मेजर करना हो, एटम को नापना हो, तो अब यहाँ पर जो रेफरेंस है एटम के लिए वो क्या होगा बेटा, 1/12 टू द मास ऑफ ना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में लोग मेजर करते हैं। तो अब अगर बात करोगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। तो जो मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। अगर बात करोगे एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट इसी को AMU बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्ट में U से रिप्रेजेंट किया था। अगर U लिखा हुआ है, U मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU लिखा जाता था बहुत पहले, फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। अब AMU न लिखकर केवल U लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 AMU क्या होगा, सो 1 AMU द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ सर यू तो यूनिफाइड मास होता है ना। यूनिफाइड मास वही होता है, एटॉमिक मास को ही यूनिफाइड मास बोला गया है, ठीक है। पहले AMU इसको बोला जाता था यूनिफाइड मास को, अब इसको क्या बोला गया, U, यूनिफाइड मास, ठीक बेटा। ये एनसीईआरटी में दिया गया ये लाइन, यूनिफाइड मास है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो, ठीक बेटा। द क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट एंड इज अब्रिविएटेड एज AMU। So 1 AMU is equal to 1/12 to the mass of carbon 12। अगर कार्बन 12 का 1/12 मास लोगे तो वही क्या होगा, 1 AMU। और 1 AMU का तुम्हें सिंपली याद करना हो, ठीक है। सो 1 AMU is equal to 1 डिवाइड बाई अवागाद्रोज नंबर। अवागाद्रोज नंबर याद है तुम लोगों को बेटा, अवागाद्रोज नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 पावर 23, ठीक है। तो ये जो 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, इसको तुम क्या बोलोगे, अवागाद्रोज नंबर। और उसका जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A लिखोगे, ठीक है। तो ये जो नंबर इसको अवागाद्रोज नंबर बोलोगे। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU एंड इट इज इक्वल टू 1/Na, 1 अवागाद्रो नंबर इन ग्राम। अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन होगा। सो 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई Na इन ग्राम, ठीक है। यस सर। तो इसको नोट कर लो। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। यहाँ से यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस सर। नोट बनाना है तो नोट बाद में बनाना, स्क्रीनशॉट से लिख लेना कॉपी में अपने। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा यूनिफाइड मास। तुमने देख लिया कि 1 AMU क्या होता है, और ये जो एटॉमिक मास ये भी देख लिया। एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, इट इज द रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो ये जो फॉर्मूला इसको याद कर लोगे। एटॉमिक मास तुम इस तरह से मेजर करोगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। ये एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एटॉमिक मास किसी सब्सटेंस का निकालना हो, जैसे मान लो अगर बात किया जाए कार्बन का, अगर तुम बात करोगे कार्बन का, है ना, तो कार्बन का मास AMU से बताना है। तो जो इसका एटॉमिक मास जो हम लोग को याद किया है, जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन का जो मास 12 होता है ना, तो 12 अगर तुम बोलो 12 AMU, तो 12 AMU क्या है बेटा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। अगर बात किया जाए यहाँ पर सोडियम का, तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा सोडियम का, तुमने याद किया होगा 23 होता है ना। yes, तो अगर 23 AMU लिखा हुआ, 23 AMU मतलब क्या हुआ, तो 23 AMU मतलब मास ऑफ 1 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का ये मास होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर 46 AMU,
46 AMU ऑफ सोडियम। इसका मतलब क्या हुआ? 46 AMU ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ बेटा? मास ऑफ 2 एटम ऑफ सोडियम। हाँ, तो एक सोडियम एटम का मास 23 है, तो 2 का क्या होगा? 46 AMU। तो मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 2 सोडियम एटम, ठीक है, 2 सोडियम एटम। अगर बात किया जाए, है ना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है, अगर व्हाट इज द मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा? 64 तो 64 आगे कुछ यूनिट होगा बेटा? U। हाँ, 64 U। 64 U। तो मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम मींस 64, है ना। एक का देखो 16 होता है, तो 4 का क्या होगा? 64 AMU, या फिर U लिख दोगे इसी को। अगर पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम इन ग्राम, अगर ग्राम में पूछ दिया जाए तब क्या करोगे? ये तो AMU तुमने लिख दिया, तो जो AMU, इसे 6.022 into 10 पावर 23 से डिवाइड कर देंगे। जो AMU है, AMU है ना, 1 AMU देखो तुम्हें पढ़ा है, 1 AMU या U इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आवागाद्रो नंबर, ठीक है, इन ग्राम। बस ये करना, जो AMU में है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 ऑक्सीजन एटम की बात करोगे तो 4 ऑक्सीजन एटम मींस 64 AMU, and that is 64 multiplied by 1 U is equal to 1 by Na divided by Na in ग्राम। तो देखो यहाँ पर जो AMU है वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, हम लोग इस तरह से लिख देंगे, तो बस डिवाइड करना होगा, तुम डिवाइड बाद में कर सकते हो। 64 डिवाइड बाई Na, ठीक है। कितना समझ में आ रहा बेटा? AMU समझ में आ गया? यस सर। चलो हम लोग चलेंगे एवरेज एटॉमिक मास पर। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एवरेज एटॉमिक मास की बात करोगे अगर, तो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो देखो, अगर तुम बात करोगे क्लोरीन एटम का, ठीक है, क्लोरीन, अगर तुम क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन क्या होता है बेटा, है ना। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 35.5। लेकिन ये जो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, ये फ्रैक्शन में कैसे आया? यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ रहा है ना। तो इसका मास जो 35.5 आ रहा है वो होता है बेटा 2 आइसोटोप का कॉम्बिनेशन, एवरेज होता है। जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन 35 और 37 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर तुम क्लोरीन की बात करो, जो क्लोरीन है, क्लोरीन में 35 वाला, जो 35 वाला क्लोरीन एटम है ना, तो फिर से बता रहा हूँ, जो क्लोरीन बेटा, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। थोड़ा मैं स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, चलो भाई यहाँ नेक्स्ट लिखा रहा हूँ इसका। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा होता है क्लोरीन 37, ठीक है। मतलब एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास 35 है, दूसरे का एटॉमिक मास है 37 AMU। एक का 35 AMU, दूसरे का 37 AMU हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो क्या करोगे तुम? इन दोनों का एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो एवरेज कैसे लोगे बेटा? ये दोनों तो इक्वल अमाउंट में है नहीं कि प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, 35 प्लस 37 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि जो 35 वाला है, 35 वाला ये 75% है, ठीक है, और 37 वाला 25% है, ठीक है। अगर तुम बात करो क्लोरीन का, तो क्लोरीन में 35 75% है, 37 25% है। तो अब इन दोनों का परसेंटेज में एवरेज लोगे तब सही आएगा, ठीक है। तो अगर तुम बात करोगे क्लोरीन का, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं लिख रहा हूँ, बाद में यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ मैं, तो तुम लोग नोट करना होगा। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, ये जो 35 वाला है, 35 वाला कितना है बेटा? 75% है,
है ना। और 37 वाला कितना बेटा, 37 वाला है 25%। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालोगे, 35 वाला कितना बेटा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 प्लस, और जो 37 है, 37 वाला कितना बेटा, 37 वाला ये है 25%। ठीक है, सर आप तो 37 लिख दिया सर। ओके, तो ये 35 है, ये 35। ठीक है, अब सही है ना। देखो इसका एवरेज कितना आ गया, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, तो 35 वाला जो मैंने सॉल्व किया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर है, तो सॉल्व करने पर आ 35.5। तो ये क्या है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, इसी परसेंटेज को बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर। रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो कितना परसेंट 35 है, कितना परसेंट 37 है, इसी को रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं एलिमेंट को। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा, कितना परसेंट एक आइसोटोप का है। तो ये जो वर्ड में बोल रहा हूं बेटा, आइसोटोप, ये समझ में आ रहा है आइसोटोप क्या होता है बेटा, आइसोटोप Yes, क्या sir. होता है। सर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास हाँ। नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोप होते हैं। बिल्कुल, एक ही एलिमेंट का अगर अलग अलग एटॉमिक मास आ जाए उसको आइसोटोप बोलो। जैसे क्लोरीन का 2 एटॉमिक मास आ गया, 35 और 37, तो ये क्लोरीन क्या होगा बेटा, ये 2 आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का ये जो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो, तो उसको तुम आइसोटोप्स बोलते हो। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मासेस डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो समेशन तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, समेशन सिग्मा मतलब क्या होता है ना, सम करते जाओगे, अगर एक ज्यादा एलिमेंट है तो, है ना, मतलब 2 आइसोटोप है, दोनों को सम कर दोगे, 3 आइसोटोप है, तीनों का सम कर दो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास में देख लिया, ये ऊपर लिखा गया है, एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं यहाँ पर दोबारा रीड कर दे रहा हूँ यहाँ पर तुम लोगों के लिए। एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, सो द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोपिक मासेस विद इन ए गिवन सैंपल। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आर्गन का। ठीक है, आर्गन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, यूज द डेट लिखा हुआ है, यूज द डेटा देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring organs। जो आर्गन है, आर्गन के 3 एटॉमिक मासेस हैं, ठीक, 3 आइसोटोप्स हैं। पहला जो आइसोटोप है बेटा, तो ये वाला है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, 3 आइसोटोप है यहाँ पर, एक होगा 36, दूसरे का 38 और थर्ड का क्या है 40। तो 3 आइसोटोप हो गया, है ना। और तीनों का जो नेचुरल अबंडेंस वो दिया गया है, तीनों का नेचुरल अबंडेंस, और इसका आइसोटोपिक मोलर मास भी दिया गया है। फर्स्ट का मास ये है, सेकंड का मास ये है, थर्ड का मास ये है। तो यहाँ पर मास भी दिया गया है और नेचुरल अबंडेंस भी दिया गया है। तो अब तुम फॉर्मूला लगाओगे एटॉमिक मास, है ना। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू द समेशन ऑफ परसेंट अबंडेंस। ठीक है, परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, एटॉमिक मास। ठीक है, मैं यहाँ पर एटॉमिक मास ले रहा हूँ, तो ये एटॉमिक मास हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज करोगे, सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, तो पहले वाले का है ना, तो फर्स्ट है यहाँ पर, तो ये है 7.1, तो ये है परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास कितना है बेटा फर्स्ट वाले का, ये है 35.96,
755 रख दिया तुमने, प्लस समेसन है, तो दोबारा दूसरे वाले पर आओगे, ठीक है। दूसरे वाले का नेचुरल अबंडेंस कितना है बेटा, ये है 16.3%, मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सेकंड वाला कितना है 37.96272 प्लस थर्ड वन, यहाँ पर देखो थर्ड का नेचुरल अबंडेंस कितना है 76.6 और एटॉमिक मास यहाँ दिया गया 39.9624 डिवाइड बाई 100। ये देखो ऊपर वाला फॉर्मूला इसी को मैंने यूज किया है यहाँ पर, डिवाइड देखो परसेंट समेशन ऑफ परसेंट अबंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100, ठीक है। लास्ट में 100 से डिवाइड कर दिया है ना, तो डिवाइड करने पर जो तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा। तो मैं आंसर यहाँ से ऊपर वाले से नोट कर लें, यहाँ सोल्यूशन में दिया गया आंसर, तो ये आंसर दिया गया है 39.352, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 39.352, तो उसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 2 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो, करो इसको। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। एक मिनट, अब दिख रहा होगा। हाँ सर। सोल्यूशन नहीं देखना है, सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया कैसे करना है, वो हो जाएगा तुम लोगों से। तो यहाँ देखो, कार्बन अकर्स इन नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011। व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इन नेचर? तो अब यहाँ क्या करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, तुम ही लोग करोगे, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जिम करोगे, यहाँ देखो कार्बन का 2 आइसोटोप यहाँ दिया गया है, पहला है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 13, ठीक है। तो जो कार्बन 12 है इसका नेचुरल अबंडेंस हम लोग मान लेंगे x है, x% है। तो ये कितना होगा बेटा 13 वाला, अगर ये फर्स्ट वाला ये 100% x% है तो 13 वाला कितना होगा बेटा 100 माइनस x% होगा कि नहीं होगा? एक तो तुमने x% अज्यूम कर लिया है, तो दूसरा वाला 100 माइनस x% होगा नेचुरल अबंडेंस, है ना। तो अब तुम्हें नेचुरल अबंडेंस मिल गया, ये तुम्हारा अबंडेंस, ठीक है, और ये मास, ठीक है। तो इसका एवरेज मास दिया गया है, एवरेज मास कितना बेटा 12.011 ये दिया गया है ना। उसको रख कर आगे तुम यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल हम लोग रख दोगे यहाँ पर 12.011, तो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा बेटा समेशन ऑफ अबंडेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100। ये करोगे यहाँ पर, तो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो दिया गया है ना। एवरेज एटॉमिक मास यहाँ दिया गया है 12.01 दे दिया तुमने, 011 दिया गया है 12.011, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द, तो जो 12 वाला है ना, उसका तुमने लिया है x%, x मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 13 डिवाइड बाई 100, यही कर दोगे। अब यहाँ पर x में एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तुम्हें मिल जाएगा नेचुरल अबंडेंस ऑफ 12। सर इनके मास 12 और 13 होते हैं, ये दिया गया है ना, देखो कार्बन अकर्स नेचर एज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 हो गया, उसका एटॉमिक मास क्या होगा 12, और कार्बन 13 मतलब इस कार्बन 13 का एटॉमिक मास क्या होगा 13, ठीक है। ओके सर।
इसको तो मैं डायरेक्ट यूज कर लिया यहाँ पर। सर हमें सर x की वैल्यू फाइंड करनी है आप। तो 12.011 मल्टीप्लाइड, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू द, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस क्या होगा यहाँ पर, प्लस 100 माइनस x, 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है, 13, ये 13 कर दिया, यही है ना बेटा। देखो ऊपर वाला यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, x का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है सॉल्व करने पर 19.9 आ रहा है सर। हाँ 98.9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 98.9। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ कैलकुलेटर को, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन 13, है ना, तो 13 का नेचुरल अबंडेंस क्या होगा, 1.1%। अबंडेंस ऑफ 13 इज इक्वल टू 100 माइनस 98.9, है ना, तो कितना आ रहा है बेटा, 1.1 नहीं आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा पॉइंट है यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 1, ठीक है 1, तो ये हो जाएगा तुमने, तो यहाँ पर 1.1% आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 12 का जो परसेंटेज यहाँ मिल गया, कार्बन 13 का यहाँ मिल गया, दोनों निकले। जबकि पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ कार्बन 12 इन नेचर, कार्बन 12 का परसेंटेज अबंडेंस कितना हो जाएगा, 98.9, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अभी सॉल्व किया था ना बेटा, 18 लिखा हुआ है, नंबर मत जाओ, नंबर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर कितना होगा, 35.5 होगा, ठीक है। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 19 करो, एक्सरसाइज 19 करो बेटा, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन, ये 18th एक्सरसाइज मैंने करा दिया था, ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैंने करा दिया था 18th एक्सरसाइज। 19th करोगे, नेचुरल हाइड्रोजन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ H1 and H2 in the ratio of 5:1। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है वो 5000 है, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 है वो 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है, कर लोगे इसको। तो अगर यहाँ पे इस तरह से दिया गया तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो ना, जो रेशियो दिया गया इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। मैं कर दूं, मैं बोल नहीं रहा। हाँ बेटा बोलो। तो जो हाइड्रोजन यहाँ दिया गया बेटा, हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। पहले का मास है 1, जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसका मास 1 दिया गया है H1, दूसरे का मास 2 दिया गया है। 1 यहाँ पर रेशियो में दिया गया है, रेशियो ये दिया गया 5000 और ये दिया गया 1, 5000:1 है। तो अगर तुम परसेंटेज निकालोगे क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई 5000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। अगर तुम इसका परसेंटेज निकालोगे 2 का, तो 2 डिवाइड बाई 5000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा ना परसेंटेज। इस तरह निकालते हो। किसी कोई डाउट है पूछो। मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं?
सर आ रहा वन है। नहीं आ रहा मेरे को। समझ में आ रहा है बेटा? ये लाइन समझ में आया? यहाँ से यहाँ पे मैं कैसे आ गया हूँ, परसेंटेज कैसे निकाला हूँ? यस सर। मेरे को ओके नहीं आई सर, दोबारा ओके, से देख बता लो, दो। दोबारा देखो बेटा। अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना हो, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दो आइसोटोप दिए गए हैं, ठीक है। पहले का है बेटा 5000, दूसरे का है 1। तो 5000 और दूसरे का 1 है। देखो यहाँ दिया गया 5000 में एक हमारा H2 मिलेगा। तो अगर तुम्हें हाइड्रोजन 1 का परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर H1 का परसेंटेज निकालना है, H1 का रिलेटिव अबंडेंस निकालना है। सो H1 क्या होगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई टोटल। जो टोटल होगा डिनोमिनेटर में। टोटल कितना है बेटा 5000 प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा ना 5000 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ नंबर दिया गया है और उसी नंबर का, मानो नंबर ए का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, ए का परसेंटेज निकालना है, तो जो ए है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में रहता है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हो। यही तो परसेंटेज होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर दो नंबर दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर का परसेंटेज निकालना है। दो नंबर देखो 5001 दिया गया है, फर्स्ट का परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना हो न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जाएगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ H1। उसी तरह से तुम H2 का निकालोगे, H2 का, ठीक है, ये कितना होगा, H2 कितना है 1% है, यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 डिवाइड बाई 5000, टोटल तुम निकालोगे 5000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये तुम्हारा ड्यूटेरियम का, जिसका एटॉमिक मास 2 है, उसका रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब तुम फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालोगे, निकालो आंसर कितना आ रहा है बेटा। तुम्हें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, तुम लगाओगे यहाँ फॉर्मूला, है ना। तो पहला क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये तो करोगे, ये तो करते आ रहे हो अभी तक। किसी का आंसर आया या नहीं आया अभी तक? तो नेचुरल अबंडेंस ऑफ H1 फर्स्ट का, ठीक है, तो निकाल लेना। मान लेते हैं यहाँ पर जो इसका टाइम मास वो x आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको x कर दे रहा हूँ, x मल्टीप्लाइड बाई 100, बाबा लिखा नहीं होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H1, ठीक है। तो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H1 5000 डिवाइड बाई 5001 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ H2, ये 1 डिवाइड बाई 5001 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करके आंसर निकाल दे रहा हूँ डायरेक्ट वन लाइन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 5000 डिवाइड बाई 5001 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5001, ठीक है, 5001। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 1.002, ठीक है। तो ये सर मास तो 1.008 होता है ना सर, इसमें नहीं, 2 आ रहा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, ये क्वेश्चन को चेंज कर दो, तुम्हारा 1008 वाला भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो डेटा दिया उस डेटा के हिसाब से आ रहा है। याद रखो बेटा, ये डेटा वो 1.008 वाला नहीं है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिया, गलत से क्वेश्चन बनाया बेटा, है ना, ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू नहीं है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये तुम्हारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, तो यहाँ पे AMU आ जाएगा। तो आंसर नोट कर लो, इसका नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखना है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम क्या होता है? तो जो एटॉमिक मास अगर उसको तुम ग्राम में लिख देते हो, ठीक है, उसी तुम बोलोगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर जो एटॉमिक मास है उसी ग्राम में लिख दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर पर हो गया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं नीचे स्लाइड बढ़ा दे रहा हूँ। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम is called gram atomic mass of an element. Gram atomic mass is the weight of 1 mole of atom of the element. It is also called 1 gram atom. जो ग्राम एटॉमिक मास को 1 ग्राम एटम बोलोगे, एंड 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल होता है। ठीक है, अगर ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1 मोल। कहीं पर अगर ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम है ना, इस तरह से कुछ लिखा हो, ग्राम एटम लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 मोल। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा? यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12। तो ये क्या है? AMU या यूनिफाइड मास में दिया गया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। 12 मतलब क्या हुआ? AMU यूनिफाइड मास मतलब 1 एटम। ये 1 एटम का मास है, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 है यूनिफाइड मास या 12 AMU। ठीक है, लेकिन अगर तुमने ले दिया ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो बस यहाँ पे 12 है, 12 के आगे तुम क्या लगा दोगे? G लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या ले दिया? ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या हुआ? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता क्या है बेटा? 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल का बात कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा ग्राम एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल क्या होता है बेटा? 1 मोल होता है अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो इतने कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा बेटा? 12 ग्राम। ठीक है, एक कार्बन का मास क्या है? 12 यूनिफाइड मास। और अगर तुम बात करोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 कार्बन का, उसका मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम होगा। देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हें ग्राम निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर 12 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो 12 ग्राम मतलब क्या हुआ? 1 अवोगाद्रो नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ देखो 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। तो ये अवोगाद्रो नंबर ही तो है यहाँ पर, है ना। तो अगर इतने कार्बन का तुमने मास मेजर किया तो कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सबको? सर एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्राम एटॉमिक, इसको फॉर्मूला नीचे कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इसका मतलब होता है 1 मोल या फिर मोल्स। ग्राम एटॉमिक का जो पहले मोल्स नहीं वर्ड यूज किया जाता, पहले वहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास वर्ड यूज किया था। ठीक है, अब जो है मोल्स यूज किया था या मोल यूज किया जाता है। अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक मतलब 1 मोल। ठीक है, तो अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन या ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो जो इसका एटॉमिक मास है, कार्बन एटॉमिक मास कितना 12 होता है। 12 कार्बन का मास कितना होता है? बोलो तो, जिसने क्वेश्चन पूछा था। 12U 12U होता है। अगर तुमने यहाँ पर ग्राम ले दिया, G ले दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्राम एटॉमिक मास। U को हटाकर तुमने ग्राम ले दिया तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होगा? 23 सोडियम का होता है, यहाँ पर ग्राम लगा दो। सो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल 23 ग्राम। ठीक है, या फिर होता है मोलर मास।
इसी को बोलते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। ठीक है, उस तरह से बोला सर एक जाए बार कि सर स्क्रीन स्पीड अप कर दो, नोट कर लो इसको। सर एक रिक्वेस्ट है। क्या सर एक रिक्वेस्ट है मेरी। बेटा बोलो। सर मेरा ना थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, एग्जाम्पल 21 से ना एक बार लास्ट में स्क्रीन कर देना, ऊपर मैं ना सारे स्क्रीन शॉट ले लूँगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 20। सर स्टार्टिंग से एग्जाम्पल 21 तक। मैं स्टार्टिंग से बता देता, पूरा ये स्लाइड यहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। अब ले लिया? यस सर। आगे यहाँ से ले लो। ले लिया? यस सर ले लिया। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसको ले लो। ये सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थर्ड एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लो बेटा यहाँ पर। ओके सर, बाकी ले रखते हैं। थैंक यू सर। ओके, तो मैं फिर बता देगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब इसका मतलब होता है मोल्स। ठीक है, तो मैं दोबारा मोल्स पर आऊंगा, मोल्स यहाँ पर आगे भी है टॉपिक। तो पहले ये जान लो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा। अगर तुमने एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास रिटन इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन याद रखो, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द वेट ऑफ 1 मोल एटम ऑफ द एलिमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। तो ये यहाँ तक डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। फिर ये जो फॉर्मूला अगर तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आया तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर ये जो टर्म्स लिखा हुआ है नीचे अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो डेफिनेशंस को नोट करो बेटा, नोट कर लिया? आगे मैं चल रहा हूँ। आगे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर देखो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कोई भी एलिमेंट हो उसका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो कैलोरी पर ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, तो कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो अगर पूछता है तो ये तुम लिख सकते हो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अगर स्पेसिफिक हीट दिया गया, मान लो सोडियम का तुम्हें पूछ रहा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और उसका स्पेसिफिक हीट दिया गया सोडियम का। ठीक है, सोडियम का जो स्पेसिफिक हीट है मान लो वो x दिया गया, x कैलोरी पर ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब उस एटॉमिक मास क्या होगा, तो 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो स्पेसिफिक हीट है। अगर कैलोरी पर ग्राम में नहीं है तो कैलोरी पर ग्राम में चेंज करोगे, चेंज करने के बाद यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास वहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। नोट कर लिया इस फार्मूले को। इसका यूज बहुत कम होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में दे देता है, नहीं तो कंप्रेंशन में दे देगा। सर एक बार फिर से समझा देना ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में का देखो यहाँ पर लिखा गया स्पेसिफिक हीट है ना, जो स्पेसिफिक हीट है क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन रहेगा। ये जो स्पेसिफिक हीट है ये गिवन होगा और तुम्हें निकालना होगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके बस। जो स्पेसिफिक ओके सर, स्पेसिफिक हीट का यूनिट ग्राम कैलोरी पर ग्राम में होना चाहिए। अगर मान लो स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में नहीं दूसरे यूनिट में, तो चेंज करके उसको कैलोरी पर ग्राम में लाओगे तब जाकर यूज करोगे। ठीक है, यस सर।
तो अगर तुम्हें मालूम होगा बेटा कि 1 कैलोरी कितने जूल होता है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल होगा बेटा, 4.18 जूल। तो अगर मान लो जूल में दिया गया है तो उसको कन्वर्ट कर लोगे कैलोरी, ठीक है, इस तरह से। ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये तुम लोगों ने क्लास 8 या 9th में देखा होगा फिजिक्स में। आगे आते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स, ठीक है। तो 100 एटम्स ऑफ कार्बन, 100 एटम्स ऑफ कार्बन का तुम्हें वेट कैलकुलेट करना है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो बेटा, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 AMU होता है या 12 U होता है। तो 100 का कितना होगा, 12 into 100। हाँ, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, मतलब कि 1200 AMU हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगर मान लो यही मास अगर ग्राम में पूछ रहा हो, अगर यही क्वेश्चन ग्राम में पूछ रहा हो, इसका मास AMU ना निकाल के ग्राम में निकालना है, कैसे निकालोगे, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई NA ग्राम, आ गया आंसर, है ना। सर NA अवोगाड्रो नंबर है। हाँ, NA क्या है बेटा, अवोगाड्रो। यहाँ कैपिटल A होगा, यहाँ पर स्मॉल A करोगे सोडियम बन जाएगा। जो अवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 पावर 23, इसको कैपिटल N कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया था, ये एब्रिविएशन है अवोगाड्रो नंबर का। ये मैंने बताया था ना, AMU को कैसे चेंज करोगे ग्राम में, ये ग्राम में आ जाएगा। सर जो यूनिफाइड मास है सर वो 1/NA। हाँ, 1/NA होता है बेटा, 1 AMU या फिर 1 NA। AMU और U एक ही है बेटा, है ना, मत सुना कि ये अलग अलग है। यूनिफाइड मास बोलो चाहे AMU बोलो, 1/NA होगा ये ग्राम में। तो 25 AMU ऑफ क्लोरीन, बाकी जो B C है इसको हम लोग आगे देखेंगे। T देखो यहाँ पर 25 AMU ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का कितना मास दिया गया है बेटा, ये 25 AMU दिया गया है, ग्राम में निकालना है तो 25 डिवाइड बाई NA कर दो, आ गया, ठीक है, आ गया ना बेटा। यस सर। अब मान लो तुम्हें पार्ट E का निकालना आंसर, जो E पार्ट है 1.5 इंटू 10 पावर 20 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 नाइट्रोजन एटम कितना होता है बेटा, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU होता है, 14 AMU होगा, है ना। अभी कितने का निकालना है, यहाँ पर निकालना है 1.5 इंटू 10 पावर 20 एटम ऑफ AMU, एटम ऑफ नाइट्रोजन। सो एक का इतना है बेटा, तो इतने कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10 पावर 20 AMU, ये तो होगा ना। अब AMU को तुम ग्राम में चेंज कर दो, तो 14 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई अवोगाड्रो नंबर, ये ग्राम में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये E पार्ट है, समझ में आया। यस सर। जो पार्ट A है, पार्ट A या पार्ट E सेम है, बस वहां पर 200 का पूछ रहा है, 100 एटम का पूछा है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दे, लार्ज नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 1 ग्राम एटम 16 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना था, 16 ग्राम। अगर ग्राम लिखोगे यहाँ ग्राम लिखोगे 16 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मीन 16 ग्राम। अब यहाँ कितना पूछ रहा है, 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हेंस 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम, कितना होगा बेटा, 128 हाँ 128, 128 हाँ सर। ठीक है, 128 ग्राम।
ठीक है, ये निकल गया। अब ये रह गया पॉइंट, ये 0.5 मोल एटम ऑफ सल्फर। अभी मोल्स बताया नहीं गया है, तो मोल्स हम बता देंगे आगे, तो बी पार्ट को अभी नहीं करना है। बेटा पूछो सर क्या पूछ 1 रहे हो? ग्राम एटम क्या होता है? 1 ग्राम एटम बेटा देखो, इस डेफिनेशन पे आ जाओ, है ना। ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम एटॉमिक वेट आपका मतलब कि 1 मोल की बात कर रहा है, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की जो होगा ग्राम में, उसी को तुम ग्राम एटॉमिक वेट बोलोगे। अब बोला जाए ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। यस सर। 1 ग्राम एटम का 16 ग्राम, तो 8 का क्या हुआ, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो आगे चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन को छोड़ दो, करोगे इलस्ट्रेशन यहाँ पर ये वाला। सर ऊपर कर दो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे वो 1 ग्राम एटम लिखना था। क्वेश्चन करा दो ये वाले। यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर जो अभी आप समझा रहे थे ना ये वहाँ से। यहाँ पर है ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 ग्राम एटम ये लिखा हुआ है सर मैं कह रहा हूँ जो डेफिनेशन लिखी हुई थी ऊपर, हाँ ये स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, बार बार तुम स्क्रॉल अप करोगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। हो गया लगातार लेते चलो। हाँ आगे आ जाओ, यहाँ पर इलस्ट्रेशन यहाँ लिखा गया, जिमिन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी दिया गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का तुम्हें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, निकाल सकते हो, इसको कर सकते हो बेटा? तुम्हें फॉर्मूला मालूम है वॉल्यूम और डेंसिटी का? अगर डेंसिटी निकालना तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो? डेंसिटी D इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर डेंसिटी दिया गया, देखो डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम निकालो, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो अब मास क्या लिखोगे यहाँ पर? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास यहाँ रखना होगा, डिवाइड बाय डेंसिटी, है ना। 18 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम एटम का हो जाएगा। AMU में रखना पड़ेगा इसका, है ना। 18 AMU रखोगे तो 1 हो जाएगा। तो 18 वाटर का मास कितना बेटा? 18 AMU होता है, नहीं होता है बेटा? 18 AMU डिवाइड बाय डेंसिटी। तो अब देखो जो डेंसिटी का यूनिट दिया गया है वो दिया गया 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम में है, ये AMU में है, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 18 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, इनटू 1। ठीक बेटा, तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो 18 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर और सेंटीमीटर क्यूब, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर। समझ में आया बेटा? ये आंसर समझ में आया सबको? यस सर। देखो मास, जो वाटर का मास कितना होता है, तो वाटर का मास कैसे निकालोगे बेटा? अगर तुम यहाँ लिखा गया है H2O, तो H2O में क्या बेटा? 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना? 2 होता है। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होता है बेटा। 2 + 16 कितना होगा? 18 होगा ना। ठीक है, तो 18 AMU तुमने लिख दिया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 18 AMU। अगर AMU लिखा गया मतलब कि 1 केवल सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। AMU मतलब सिंगल, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर। तो ऊपर तुमने अभी तक क्या देखा? एटम्स के बारे में देखा, एटम्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स। स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, सर 1 मिनट ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चला जाएगा बाद में। डन सर। ओके, तो आगे आ गया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में देखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और कुछ इलस्ट्रेशन।
जिस तरह से एटॉमिक मास में देखा था, हम लोगों ने देखा था बेटा, उस तरह से मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को तुम मॉलिक्यूलर मास बोलोगे। तो मॉलिक्यूल होता क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एटम in a definite ratio having the stable and independent existence, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, helium, HCl, calcium carbonate etc. ठीक है, तो अगर तुम एटम को कंबाइन करोगे तो एटम कंबाइन होने पर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसी को तुम मॉलिक्यूल बोलोगे। तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एटम इन डेफिनेट रेशियो having stable and independent existence। ठीक है, तो समझ में आ गया मॉलिक्यूल और एटम का डेफिनेशन अलग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जिस तरह से एटॉमिक मास होता है उस तरह से मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी एटम है हर एक एटम का एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है, the number of times a molecule of a compound is heavier than one atom of hydrogen or 1/12 part of carbon 12 is the molecular mass of compound. It is sum of the atomic mass of atoms present in a molecule. Simply अगर तुम्हें molecular mass निकालना है atomic mass को ऐड कर दो। अगर तुम मान लो तुम्हें HCl का निकालना है, HCl का, ठीक है, तो हाइड्रोजन का atomic mass निकालोगे प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाल कर ऐड कर दोगे तो हाइड्रोजन क्या होता है 1 AMU होता है ना। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, दोनों को ऐड कर दोगे तो 36.5 AMU, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो AMU मतलब कि 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो HCl है ना, एक HCl मॉलिक्यूल का, ठीक है, 1 HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 1 HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सिंगल HCl मॉलिक्यूल की बात करोगे तो AMU, याद रखो जहां पर भी AMU है वहां पर सिंगल HCl मॉलिक्यूल की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44। कैसे निकाला होगा 44 को, यहाँ पर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन कितना 12 होता है, 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 44 AMU आ जाएगा। ठीक बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर बोलो सर, इसमें जो डेफिनेशन बोली है ना वो समझ नहीं आ रही है, नंबर ऑफ टाइम से लेके। अच्छा, सर इसमें हाइड्रोजन की बात करिए ना, वर्ल्ड तो हाइड्रोजन बोला जाए, हाइड्रोजन ओल्ड डेफिनेशन है, हाइड्रोजन बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला तुम्हारा एटॉमिक मास समझ में आया था कि नहीं, एटॉमिक मास। सर वो मेरा स्किप हो गया था ना, मैं नेटवर्क इशू की वजह से। तो बेटा थोड़ा सा रिवाइज करो, नेक्स्ट बार मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको दोबारा देख लेना, है ना। सर एक बार ना दोबारा से रिवाइज कर देना। ठीक है, रिवाइज करा देंगे। तो क्लास के बाद रुक जाना थोड़ा 10 मिनट, मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी लोग चले जाएंगे। तो इसका नोट कर लिया तुमने, आ जाए बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर। इस तरह तुमने ऊपर देखा जाए बेटा, ये जो एटॉमिक मास तुमने ग्राम में लिख दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया था। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो, तो अगर तुम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर क्या था तुमने AMU में लिखा था, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास आया। यहाँ तुमने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्राम में लिख दो, हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मिनट, ये जूम इन हो गया था। ठीक है बेटा, जरा कुछ एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल को देख लेते हैं। कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड बात करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है बेटा, एक कार्बन का, और दूसरे में कितना बेटा 2 ऑक्सीजन है,
2 मल्टीप्लाइड बाई 16 AMU, ये होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ठीक है। तो कार्बन का 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 44 AMU, ठीक है। तो 44 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 1 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, तो 44 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो अवोगाद्रो नंबर यहाँ लिख दो 6.022 इंटू 10 पावर 23, हो जाएगा ग्राम में। ये हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है बेटा? तुमने क्या निकाला यहाँ पर, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास, ये AMU में आया 44 AMU, इसी को तुमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। सर जब एक्चुअल मास पूछा होता है तो ग्राम में कर देते हैं? नहीं, जिसमें पूछा, अगर AMU पूछा तो AMU बताओगे, अगर ग्राम में पूछा तो ग्राम में। एक्चुअली यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो ग्राम में दिया गया है, इसलिए मैंने ग्राम में दिया, यहाँ पर ग्राम में दिया गया, ठीक है। तो ग्राम में मैंने क्यों कर दिया, बता दे रहा हूँ। ओके सर। जिसमें पूछा जाए ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, जिस ऑप्शन में पूछा सभी ऑप्शन ग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करके लिख दोगे, अगर AMU में दिया गया तो AMU में लिख दोगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ना है फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास AMU में दिया हुआ तो 44 ही आ जाएगा ना इसका आंसर? बस 44 AMU लिख दोगे। फॉर्मूला मास देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है फॉर्मूला मास। ये मैं हटा देता हूँ स्क्रीन। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कुछ चीजें जो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। सब्सटेंस विच आर आयनिक, द फॉर्मूला does not represent a molecule. Molecules are formed only with covalent bond. The mass based on formula which would be called as formula mass and not the molecular mass. मान लो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, वो आयन्स है ना, वो लैटिस या क्रिस्टल होते हैं। जो सॉल्ट है तुम्हारा NaCl, जो NaCl सॉल्ट है वो क्रिस्टल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होता। मॉलिक्यूल मतलब क्या, केवल एक NaCl मान लो हो, एक Na दूसरा Cl, बस एक सोडियम एक क्लोरीन हो, ये अकेला हो तो उसको तुम बोलोगे मॉलिक्यूल। जैसे HCl क्या मॉलिक्यूल, ये है ना, ये फ्रीली अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। H2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसको तुम बोलोगे मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, आयनिक मॉलिक्यूल क्या होगा, इसको बताया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है और आयनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको बताया जाएगा आगे, ठीक बेटा। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, कोवेलेंट और आयनिक मॉलिक्यूल के या जो बॉन्डिंग पर हम लोग नहीं जाएंगे, केवल समझेंगे क्रिस्टल क्या होता है। अगर तुमने यहाँ पर देखा होगा, ये जो तो दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन ना, तो यहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर का बॉर्डर्स दिख रहे हैं, कुछ ब्लू कलर का है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा ऑरेंज ब्लू। तो यहाँ पर जो ऑरेंज है वो है यहाँ पर क्लोरीन Cl माइनस, और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये सोडियम एटम है, सोडियम प्लस के फॉर्म में। तो Na+Cl माइनस के फॉर्म में है। ये क्या बेटा, इसको तुम बोलोगे क्रिस्टल। ये क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल बेटा, NaCl का क्रिस्टल है। तो अगर तुम देखोगे तो एक NaCl का जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया तुम्हारे 1 NaCl, है ना। फिर यहाँ देखो ये सेकंड NaCl का इस तरह देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे NaCl तुम्हें दिख रहा होगा क्रिस्टल में, दिख रहा है कि नहीं, ढेर सारे NaCl दिख रहा है। तो जो NaCl सॉल्ट है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक एग्रीगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दिख रहा है बेटा, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, जो आयनिक मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड है तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये क्रिस्टल बना हुआ है, NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। ये इसका NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है बेटा। इस तरह से कुछ स्क्वायर के फॉर्म में बना हुआ है ना, क्यूबिकल फॉर्म में बना हुआ है, क्रिस्टल है ये NaCl का। तो एक क्रिस्टल में ढेर सारे NaCl मॉलिक्यूल होंगे, NaCl यूनिट होगा, है ना।
तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NaCl सॉल्ट, है ना, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास न निकालकर फार्मूला मास निकालते हैं, फार्मूला मास, फार्मूला मास। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा, NaCl का फार्मूला है NaCl, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है ना। तो इसका फार्मूला मास क्या हुआ, जो फार्मूला में जो एलिमेंट है उसका मास लिख लो। तो फार्मूला में क्या दिया गया, सोडियम दिया गया है, तो सोडियम में देखो यहाँ पर सोडियम क्या है 23, क्लोरीन यहाँ दिया गया 35.5, तो फार्मूला मास क्या होगा इस NaCl क्रिस्टल का 58.5। तो याद रखो बेटा, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, उसका केवल फार्मूला होता है। तो ये जो NaCl है क्या बेटा, फार्मूला है इस क्रिस्टल का, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। और यहाँ पे तुमने 58.5 निकाला है क्या बेटा, फार्मूला मास, ठीक है। इसको यहाँ पर दिखाया गया 10 फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, दैट इज 58.5 यूनिफाइड मास। फिर से बोल रहा बेटा, जो आयनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते हैं क्रिस्टल। तो जो फार्मूला का मास होगा वही इस क्रिस्टल का मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl का जो फार्मूला मास हो 58.5, इसी को बोलते हैं फार्मूला मास। यहाँ जो दिया गया फार्मूला मास यही होता है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ऐसे निकलेगा, जितने भी क्रिस्टल है सबका इसी तरह से निकलता है, फार्मूला मास निकालोगे। उसका जो फार्मूला है तो कॉपर सल्फेट कैसे निकालोगे, है ना, उसका फार्मूला दिया गया है CuSO4.5H2O, है ना। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है यहाँ पर, तो कॉपर का तुम्हें मालूम है 63 होता है, सल्फर का 32 होता है, सब तुम निकालोगे ऐड कर करके। बस यहाँ पे एक टर्म दिया गया फार्मूला, उसको तुम्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं लगेगा तुम्हें, तुम क्लास 11-12 में हो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फार्मूला मास और मार्कर मास में, ठीक है। जो फार्मूला में जो एटम्स है उसका मास निकाल के ऐड करते जाओ तो फार्मूला मास आ जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें देखना है तुम यहाँ पर देख लो। नेक्स्ट क्लास में लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है वो 3 टर्म्स में पढ़ना है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एंड मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो तीनों के टर्म्स में मोल कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन तीनों के टर्म्स में देख लेंगे, ओके बेटा। और कुछ चीज़ और है, आज मैं तुम लोगों को एक DPP दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने DPP नहीं दिया, ठीक है। तो आज कंप्लीट हो गया, तो आज या कल तुम लोगों को DPP मिल जाएगा। तो DPP में जो क्या बेटा, सर एक बार रिवाइज कर दो। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कल नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। तुम कहाँ थे? सर स्किप हो गया था ना मेरा। मैं तो बता नहीं रहा बेटा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, DPP, अभी तो तुम लोग कोई भी DPP मिला, एक भी DPP मिला बेटा फिजिक्स या मैथ में DPP मिला? सर नहीं मिला। तो केमिस्ट्री तुम लोग DPP आज मिल जाएगा। नो सर। तो जो केमिस्ट्री का DPP उसको सॉल्व करोगे, जो डाउट है डाउट को तुम नोट करोगे। मानो तुमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया गया, 20 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हें समझ में नहीं आया। जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया या तुमसे नहीं हो पा रहा है उसको नोट कर लोगे, ठीक है, नोट कर लोगे। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं DPP को सॉल्व करूंगा। तो जो डाउट है बस उसी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। मानो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, 7, 12 ये तुमसे नहीं हो पाया, तो 1, 7 और 12 को मैं पिक करूंगा, उसको बताऊंगा। जो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है उसको मैं नहीं टच करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिलहाल के लिए बेटा बाय एक बार बाय। रिवाइज कर दो स्टार्टिंग से। बेटा इसका तुम लोगों को वीडियो मिलता है, पता है कि नहीं तुम्हें? सर अभी तक नहीं मिला कोई, सब एक बार कर दो। तो बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं बेटा, जिसको डाउट है वो रुके रहेंगे, बाकी लोग जा सकते हो। ओके चलो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ।
तो आज क्लास में मैंने बताया बेटा एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास, एक एटम का जो मास होगा उसे तुम एटॉमिक मास बोलोगे, मास ऑफ वन एटम। उसको कैसे तुम निकालोगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, दैट इज नथिंग बट AMU। इसे बोलते हैं 1 AMU। तो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ ये है 1 AMU, ठीक है। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अवागाद्रो नंबर, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आया 1 AMU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अवागाद्रो नंबर, ठीक बेटा। यस सर। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे है यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास। तो व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज से कोई एलिमेंट है उसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, ठीक है, एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं। तो उन सबका जो एवरेज होगा वही होगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज कैसे निकालोगे? तो हर एक एलिमेंट का कुछ परसेंटेज दिया रहेगा। मान लो यहाँ पर जो फर्स्ट आइसोटोप उसका परसेंटेज x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में देखोगे तो ये आर्गन के 3 आइसोटोप दिया गया, तीनों का मोलर मास दिया गया है। तो अगर इसका तुम्हें एटॉमिक मास निकालना हो कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ थर्ड डिवाइड बाय 100। ये तुम्हारा आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो इस तरह ढेर सारे एग्जांपल कराया था। तो आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास तुम ग्राम में लिख देते हो तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक मास है सिर्फ ग्राम लिख दो। जैसे कार्बन का मास का 12 होता है, तो अगर तुम 12 ग्राम लिख दे रहे हो तो क्या जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। बस इतना ही है। एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें स्पेसिफिक हीट मालूम है तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला था एटॉमिक मास का, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट मस्ट बी इन कैलोरी पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में रखोगे। कन्वर्जन फैक्टर यहाँ दिया गया है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। तुम कैलकुलेट करोगे एटॉमिक मास को। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसके बाद आ जाएगा मॉलिक्यूल्स पर। जिस तरह से एटम के बारे में पढ़े थे उस तरह मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे? जो इंडिविजुअल एटम्स है उसी को सम कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, इन सबको सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो जो मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिख दो। तो तुमने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास आया था 44 आया था, 44 AMU, है ना। इसी को ग्राम में ले दो, 44 ग्राम, तो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद आ जाए फार्मूला मास पर। तो व्हाट इज फार्मूला मास? तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो क्रिस्टल के फार्मूला, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तो ये क्रिस्टल बनाया गया यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टल है ये। तो क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का फॉर्मूला NaCl, ठीक है। तो NaCl क्या है? फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका मास कैसे निकालोगे? बस ऐड कर दो। सोडियम का कितना 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो हम पहले से निकालते हैं। तो 58.5 क्या हो जाएगा? इस NaCl क्रिस्टल का फार्मूला मास। इसी को फार्मूला मास बोलते हैं। फार्मूला से अगर तुम मास निकाल रहे हो इसी फार्मूले से, तो फार्मूला मास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में कुछ लोग यहाँ पर टर्म्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर वो केमिस्ट्री में सिर्फ NCERT पढ़े कि कोई अलग रेफर कर रहे हो आप लोग?
तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी समझ में आ गया पूरा? यस सर एनसीईआरटी। हाँ अगर एनसीईआरटी पूरा 100% समझ में आ गया तो दूसरा बुक भी पढ़ सकते हो। यस अगर सर। एनसीईआरटी समझ में नहीं आया तो एनसीईआरटी पढ़ना पहले, ठीक है? सर उसके पहले अलावा आप कोई बुक बता देते अलग ऑथर की। अच्छा, बुक यहाँ पर बेटा ओपी टंडन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, या फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें मिलेगा मोरल कॉन्सेप्ट, तो फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, ठीक है? ओपी टंडन, ओके सर। टंडन तो ले लोगे तो टेक्स्ट बुक लेना है। टेक्स्ट बुक में पूरा थ्योरी भी दिया रहेगा और न्यूमेरिकल भी दिया रहेगा। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, पहले ओपी टंडन नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ओपी टंडन पढ़ोगे। सर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ओपी टंडन थ्रू ना? हाँ नहीं, तुम तभी पढ़ सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो मोल कॉन्सेप्ट भी तुम पढ़ सकते हो डायरेक्ट, वहीं पर डायरेक्ट साथ साथ पढ़ते जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिए होंगे, यस सर। ठीक है? तो जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को तुम्हें देखना है, क्योंकि वही पूछेगा एग्जाम में, जो एक्स्ट्रा लिखा गया वो नहीं पूछेगा। और उसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। सर अगर एडिशनल डाउट हो उसी क्वेश्चन से संबंधित तो कैसे